इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र के यूपीपीएससी प्रीव्यू को। आज का टॉपिक होगा द गवर्नेंस सिस्टम, नेशनल सिंबल्स, स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इन टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो ये बुक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस एक ही बुक में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे: इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, जनरल ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यूपी स्पेशल। ठीक है, तो एक बुक काफ़ी है रिवीजन करने के लिए। तो टॉपिक है द गवर्नेंस सिस्टम। इसका पहला क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। स्टेट का सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? फ्लैग, कैपिटल, सॉवरेंटी या फिर हेड ऑफ द स्टेट? इट्स ऑब्वियस कि सॉवरेंटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। स्टेट हैज़ फोर एसेंशियल एलिमेंट्स। स्टेट में फोर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। अमंग ऑल ऑफ देम, इनमें से सॉवरेंटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इंडिया बिफोर 1947 वाज नॉट अ स्टेट। 1947 से पहले इंडिया जो है वो क्या है? स्टेट नहीं था, बिकॉज इट हैड द अदर थ्री एलिमेंट। ठीक है, because though it had the other three elements, that is population, territory and government, the fourth and the most important one, sovereignty, was missing. तो किसी भी स्टेट में फोर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेंटी। तो 1947 से पहले यानी आज़ादी से पहले इंडिया जो है वो स्टेट नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट्स तो थे, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट तो था, बट क्या नहीं था? वो था सॉवरेंटी। ठीक है, विद रेफरेंस टू द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है। सॉवरेंटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो क्या इंडिया जो है वो मेंबरशिप ले लेगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन तो उसकी सॉवरेंटी पे कोई खतरा आएगा, उसको कर्टेल कर दिया जाएगा? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका फर्स्ट आंसर जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंडिया जो है नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। किसी दूसरे नेशन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका डोमिनियन नहीं है। इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, हम अपने रूल्स बनाएंगे, अपने रेगुलेशन बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम किसी भी स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है? पार्लियामेंट्री। देखो, दो तरीके के गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, और ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम के जो पार्लियामेंट सिस्टम है उससे इन्फ्लुएंस होके अडॉप्ट किया है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, ये कहाँ से आया है? किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग? सेक्युलर स्टेट, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है, फेडरल पॉलिसी भी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जब हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो ये तो गलत हो जाना है ना, तो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर आएगा इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसके पास होंगी? इट्स ऑब्वियस प्रेसिडेंट के पास होंगी। अगर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होंगी? प्रेसिडेंट के पास में होंगी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सब प्रेसिडेंट के पास में होती हैं। हु सर्व्स एज बोथ
हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आएगा नेक्स्ट, द कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर। ठीक है, क्या क्या कार्डिनल फीचर हैं पॉलिटिकल सिस्टम के? इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सही है। इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। सुप्रीम पावर जो है वो पीपल के पास है, लोगों के पास है, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी, ये क्या यूनिफाइड अथॉरिटी प्रोवाइड करता है? किसी एक के हाथ में पावर होना नहीं। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3। कार्डिनल फीचर जो है पॉलिटिकल सिस्टम का इन इंडिया इज़ दैट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जहाँ पे जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के पास में है। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाउ इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी बट मेक्स अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यूनिफाइड अथॉरिटी का मतलब है कि किसी एक के पास पावर होना। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया गया। फिर आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको देखना है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, इंडिया सॉवरेन स्टेट है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का कौन सा फीचर नहीं है? अ गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है। और डी कह रहा है कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो अथॉरिटेरियन तो नहीं है। ठीक है, डी जो है वो इनकरेक्ट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स गेट अथॉरिटी फ्रॉम। अब सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। जो भी पावर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। चलो इसको देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंट्रल लेवल। अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे भी है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या कह रहा है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही बात है। इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। क्योंकि कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी होंगी जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन है पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फिलोसफी कौन सी नहीं है? वेलफेयर स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, क्या नहीं है? वो है कम्युनिस्ट स्टेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल है। इंडिया इज अ टेटुलर मोनार्की, ये तो गलत है, ये भी गलत है। इंडिया इज एन एरिस्टोक्रेसी, ये भी रॉन्ग है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दिस इज राइट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरल गवर्नमेंट। कौन सा फीचर नहीं है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इसमें से प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है। सिंगल एग्जीक्यूटिव, यही बेसिक फीचर है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का। सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं, रेजिडुअल पावर ऑफ द स्टेट्स नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये भी सही है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इंडिया इज अ रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देयर आर नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नहीं है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, जो एलिजिबल होगा वो बनेगा। इंडिया इज अ रिपब्लिक, जिसका मतलब ये है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है उसको इलेक्ट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? बहुत रिजिड है? नो। बहुत फ्लेक्सिबल है? नो। नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, आधा कह सकते हैं रिजिड है और आधा फ्लेक्सिबल है। रिजिड मतलब जिसको जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको चेंज करने के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, या फिर एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। और फ्लेक्सिबल मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आसानी से अमेंड किया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंशिएट द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम? कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, या फिर रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? तो यहाँ पे आएगा जुडिशियल रिव्यू। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक सॉवरेन बॉडी है, उनके पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जबकि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो क्या है? इंडियन पार्लियामेंट इज अ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी जो पावर्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, जैसा कि ब्रिटिशर्स में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है। सुप्रीम पावर हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास क्या है? जुडिशियल रिव्यू की पावर है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? इट कैन डिक्लेयर एनी लेजिस्लेटिव एक्शन विच इज इनकंसिस्टेंट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नल एंड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी ऐसा लेजिस्लेटिव एक्शन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट डाल रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, यानी शून्य कर देगी उसे। ठीक है। एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लीगल नेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। फिर हमारा नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन दिया है, रीजन दिया है। कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फेडरल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी सही है। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। टाइम और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी भी एक्ट कर सकता है, फेडरल भी एक्ट करेगा। नॉर्मल टाइम में ये फेडरल रहेगा, ठीक है, हमारा सिस्टम जो है फेडरल सिस्टम रहेगा। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, एमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम पे ये यूनिटरी सिस्टम की तरह भी काम करेगा, तभी तो फिर उसको संभाला जा सकता है ना इतनी बड़ी कंट्री को। अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट। तो ए तो सही है, आर इज फॉल्स है कि फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया में, लेकिन कह रहा है कि इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा फेडरल फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, entirely written constitution, single citizenship, independent judiciary? जिसका करेक्ट आंसर होगा सिंगल सिटीजनशिप। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है
वो फेडरल भी है और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। इट्स फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक हैं इसमें क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, इसमें और क्या आता है, सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द प्रेसिडेंट, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी and the powers of parliament for agreement implementation, which are unitary characteristic. Okay, which of the following statements about the federal system in India are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. There is a strong admixture of unitary bias. Both union and state legislature are sovereign. कह रहा है the legislative and financial and judicial powers have been divided between union and its unit. तो आपसे पूछा है करेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंट्रोड्यूसेस अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ अ यूनिटरी बायस। फिर है हमारे पास असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वही डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर हमारे पास असर्शन रीजन वाला ही क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बडीज द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे सच एज मॉडर्न स्टाइल एंड ट्रेडिशनल स्टाइल और एंड सेंट स्टाइल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर से एक बार देख लो कि असर्शन कह रहा है कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बडीज द एलिमेंट्स ऑफ, क्या है, कंटिन्यूटी होगा और चेंजेस भी होंगे। रीज़न ये है क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या आता है, इट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम, सच एज मॉडर्न स्टाइल हो गया, ट्रेडिशनल स्टाइल हो गया और सेंट स्टाइल हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीज़न फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्किएस्ट इज दैट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्किएस्ट क्यों है? तो इसका कोई सिंगल रीज़न तो है नहीं बल्कि होने का। ठीक, इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं कि इट इनकॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दिए हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। यहाँ की जो कंट्री है बहुत, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लार्ज कंट्री से डील कर रही है। इट कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सभी स्टेटमेंट ही सही हैं। फिर है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वाजी फेडरल। ठीक है, इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी ठीक है। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये? नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट जो है इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सही है, लेकिन इंडियन फेडरलिज्म इज क्वाजी जुडिशियल इसलिए कहा जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन वेरियस वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें केसी वेयर कहते हैं कि ये क्वाजी फेडरल है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो जनरली किससे बिलोंग करती है, फेडरल सिस्टम से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द फेडरेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी स्टेट। जनरली ऐसा कब होता है, इमरजेंसी के टाइम पे, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी फॉर्म में काम करने लग जाता है। फिर हमारे पास असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वाजी फेडरल, ओके राइट। रीजन कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी, तो क्वाजी फेडरल इसीलिए है कि ना कि वो पूरी तरीके से फेडरल है ना यूनिटरी है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
देखो, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम फॉर टू मेन रीजंस। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने फेडरल सिस्टम को दो मेन रीजंस की वजह से अडॉप्ट किया। दो कारण थे, क्या? पहला, द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड इट्स सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। पहला था द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, और दूसरा इट्स सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। There is no unanimous view among the constitutional experts regarding the nature of the constitution। तो जो ग्रैनविले ऑस्टिन थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो इंडियन फेडरलिज्म है एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। केसी वेयर के अकॉर्डिंग इट इज़ अ क्वाजी फेडरल, और डी बसु के अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ना प्योरली फेडरल है ना ही यूनिटरी है, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन 21, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 है, इधर लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देन है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। किसने क्या कहा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किसने कहा? ग्रैनविले ऑस्टिन ने, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? मॉरिस जॉन्स ने। क्वाजी फेडरल केसी वेयर के अकॉर्डिंग है, और फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जॉन्स ने। क्वासी फेडरलिज्म केसी वेयर ने। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स ने। फिर आएगा हु सेड इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। क्वाजी फेडरल किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसी वेयर। Next question, in relation to the Indian Constitution, who said that the Indian Constitution establishes good balance between rigidity and flexibility? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ये किसने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश करता है गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? केसी वेयर ने कहा है। Who of the following has stated that constitution has not been set in a tight mold of federalism? B.R. Ambedkar. Which one of the following is not true in relation to the democratic and determination? Democratic and determination के regarding कौन सा true नहीं है? क्या true नहीं है? Supreme power is vested in a person solely, likewise a king. बाकी के स्टेटमेंट भी देख लो। अ स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम, सही है। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन इलेक्टेड हेड, ये भी सही है। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Then next question है, of the following political features which is are common to India and the USA? इनमें से कौन सा यूएसए और इंडिया में कॉमन है? पहला है रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर। रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास है। कह रहा है रेजिडरी पावर वेस्टेड इन द स्टेट, स्टेट्स के पास में है। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ पॉकेट विटो, प्रेसिडेंट के पास पावर है पॉकेट विटो की। और अपर हाउस हैज़ सम नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इंडिया और यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में कॉमन है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास क्या है? पावर है पॉकेट विटो की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेट्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलिज्म टू फेडरलिज्म? कब इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सेंट्रलिज्म से थोड़ा सा फेडरलिज्म की तरफ मूव किया? 1970s के टाइम में। कब? व्हेन द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट पावर इन मैनी इंडियन स्टेट्स। फिर है हमारा नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The design of national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22nd July 1947. The wheel in national flag has 21 spokes. अरे नहीं। The ratio of the width of national flag to its length, देखो ध्यान देना है कि width to length कह रहा है रेशियो, ठीक है।
तो वो क्या 3:5 है, 3:4 है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन। जो डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। और कितनी स्पोक्स होती हैं टोटल, कितनी तीलियां बनी हैं चक्र में? 24 बनी है। एंड जो रेशियो है विड्थ इनटू लेंथ का, वो कितना है? 3:2। नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है। जब भी आपसे बोलेगा विड्थ टू लेंथ, ठीक है, तो उसका रेशियो होगा 2:3। और जब आपसे पूछेगा लेंथ टू विड्थ, क्योंकि लेंथ बड़ी है विड्थ छोटी है ना, तो लेंथ टू विड्थ जब आपसे पूछा जाएगा तो वो होगा 3:2। When did the Constituent Assembly adopted the national flag? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को। इंडियाज नेशनल एनिमल इज, इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। द टाइगर, पैंथारा टिग्रेस लिन्युएस, लिनियावस, ये हमारा नेशनल एनिमल है। टू इम्प्रूव द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था अप्रैल 1973 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द नेशनल कैलेंडर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नेशनल कैलेंडर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विक्रम एरा। जो नेशनल कैलेंडर इंडिया का वो किस पे बेस्ड है? विक्रम एरा पे बेस्ड है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। नेशनल कैलेंडर इज अडॉप्टेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया जो है वो बेस्ड है शाका एरा पे। फर्स्ट मंथ जो है ऑफ विच इज चैत्र, पहला मंथ क्या है? चैत्र। इसको अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इनसे पूछे गए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन, अगर हमें किसी स्टेट से दूसरा स्टेट बनाना है तो वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है। बाय लॉ, पार्लियामेंट जो है मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट मे फ्रॉम अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टू स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग स्टेट्स। ठीक है, ये सब कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है एरिया ऑफ एनी स्टेट, और कैन ऑल्टर द बाउंड्री एंड नेम ऑफ द स्टेट ऑल्सो। फिर नेक्स्ट है विच वन इज एम्पावर टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट। विच इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट? क्या करेक्ट नहीं है? पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है। सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट schedule एंड द फोर्थ schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है सच लॉ शैल बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ, क्या आर्टिकल 368 का के अंडर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। No bill for enacting such law shall be introduced in the parliament unless it has been referred to the legislature of state whose areas, boundaries or name is affected, ये भी statement correct है। A bill for the purpose of creating new state in India must be passed by, किसके द्वारा पास होना चाहिए? A simple majority in parliament। देन assertion reason वाला क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि इंडिया इज नॉट अ यूनियन। अरे assertion ही रॉन्ग है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपके पास ये लिखा है कि ए इज फॉल्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकेंड रीजन क्या कह रहा है कि यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू ऑल्टर द एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। Assertion कह रहा है the president can recommend it to the parliament to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of that state on the subject within specified period। और रीजन ये कह रहा है it is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state legislature। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर से एक बार देख लो, असर्शन कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है can recommend to the parliament to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of that state on the subject within specified period। जनरल सा स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड तो कर ही सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं है टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, ये भी स्टेटमेंट जनरल सा है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, अ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। तो ये तीन तो हमने पढ़े थे, ये नहीं पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, गारंटी टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, सही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये गारंटीड है ओनली टू इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिटीजन्स। फिर है क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट। देन डी क्या कह रहा है? ये गलत है कि ऑल्टरनेटिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। नेम ऑफ द स्टेट किसके पास पावर है? पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो टर्म यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही बात है। कोई भी स्टेट जो है वो ये नहीं कहेगा कि मुझे सेपरेट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस के धर कमीशन हैड गिवन प्रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर लैंग्वेज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, कांग्रेस कमिटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पटाभी सीतारमैया was not in favor of reorganization of state on the basis of language। this statement is also wrong, right। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेट्स हैव नो राइट टू सेक्रेट फ्रॉम यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेशन विच हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी हैव विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ओनली। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने यूनियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कितने 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे अकॉर्डिंग, ये जब 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर हम अभी देखें तो 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, सॉरी। द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना विल बी, तेलंगाना बनने के बाद कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो गए थे? 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है? गोवा, गोवा एक स्टेट है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, किस अमेंडमेंट से दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बताया गया? 69th अमेंडमेंट से। सिक्किम बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया अंडर 35th अमेंडमेंट। Which constitutional amendment integrated Sikkim as a full-fledged state of the Indian Union? 36th.
Consider the formation of the following states and arrange these in chronological order. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना, हम डायरेक्ट देखते हैं कि हरियाणा 1966 फर्स्ट नवंबर को बना था, गोवा 1987 30 मई को आया था, झारखंड 2000 नवंबर 15 और तेलंगाना 2014 जून 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ही बताना है हमें फिर से, तो देखते हैं। देखो, सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक 16 मई 1975। देन अरुणाचल प्रदेश 1987। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बनाया गया फर्स्ट नवंबर 2000 को। और वेयर एज झारखंड वॉज फॉर्म टू बिहार से झारखंड बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सिक्किम आएगा, उसके बाद आया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, देन झारखंड। उत्तराखंड स्टेट कब क्रिएट किया गया था, 2000 में। द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारे पास स्टेट्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले नागालैंड है, फिर उसके बाद हरियाणा है, देन मेघालय और फिर लास्ट में सिक्किम है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं। फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक, तो अगेन हमारे क्वेश्चन ऐसे आपसे स्टेट पूछा जाएगा और उनका ईयर पूछा जाएगा। ठीक है, नागालैंड 1963 में, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975 में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1948। 1948 में कौन सा स्टेट बना? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। देखो, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कौन सा स्टेट बना, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड आसाम became the province on 15 अगस्त 1947 एंड बिकेम स्टेट। स्टेट कब बने? 26 जनवरी 1950 को। हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रोविंस था 15 अप्रैल 1948 में और स्टेट बना 25 जनवरी 1971 में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता प्रोविंस इन 1948 तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता हिमाचल प्रदेश। Which of the following is the first state in India formed on the basis of language? लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश was created as a language based state in 1953। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, नेशनल सिंबल्स एंड गवर्नेंस है, और ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।